नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोला गोकर्ण के चुनाव प्रचार में साफ शब्दों में कहा कि सपा हार से डरी हुई है। सपा ने हार से जानने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम हार गए हैं, बहाना ढूंढ लिया है, बहाने की तलाश कर ली है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कहा यह जा रहा है कि जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता जा रहा है। इसके पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान आया था। इस बयान में उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि गोला गोकर्ण का चुनाव जबरदस्ती से जीता जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उन्होंने एक बात और कह दी कि यादव सरनेम के पुलिस वालों की छुट्टी की जा रही है, उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है। एक ये आरोप भी लगाया। हालांकि अगर देखा जाए तो अखिलेश की घेराबंदी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले रहे हैं, जोर जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप देखिए जरा पारदर्शी चुनाव कराइए, लोकतंत्र मजबूत कराइए, वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो बसपा भी अखिलेश यादव को लगातार घेरने में लगी हुई है और उसने एक प्लान बना रखा है। वो प्लान है मुस्लिम वोटर्स को अपने पास रखना। इसके लिए अब तक दो नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। एक तो इमरान मसूद जो सपा में थे, अब जो है वो पश्चिम के लगभग सभी मंडलों के प्रभारी हो गए। दूसरे मायावती के पास पूर्वांचल में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन अब पूर्वांचल से भी इमरान मलिक ने बसपा ज्वाइन कर लिया और उनको पूर्वांचल का चार्ज मिल गया। इमरान मलिक जो है 6 बार के विधायक रहे हैं और उनके पिताजी कमाल मलिक भी एक जाने माने नेता थे। तो अगर यूं देखा जाए तो अखिलेश की घेराबंदी हो रही है लगातार। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, वहां पर उनका चुनाव है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी ओर बसपा भी कर रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता जाता है? और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि क्या वास्तव में जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता जाता है? क्या कभी ये भी होता है कि यादव सरनेम के जो पुलिस के लोग हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया जाए? एक आरोप अखिलेश पहले भी लगा चुके हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि हर चुनाव क्षेत्र से मतदाता सूची में जो है यादव और मुसलमानों के 20-20 हजार नाम काट दिए गए। बहुत ही तहकीकात हुई। अब चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया है और पूछा है कि आप हमको जरा ये सिद्ध करिए। हालांकि सपा के एक नेता ने और इसी तरीके का आरोप लिख करके चुनाव आयोग के पास भेजा था और चुनाव आयोग ने उसकी जांच कराई। जांच में वो मामला झूठा पाया गया और ये बात संबंधित नेता को भी बता दी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता जाएगा? क्या वास्तव में यादव और मुसलमानों को एक किनारे किया जाएगा? क्या वास्तव में ये जो दो वर्ग हैं इन पर भाजपा की कोई पकड़ नहीं है? या फिर अखिलेश की घेराबंदी एक ओर भाजपा कर रही है तो दूसरी ओर बसपा भी कर रही है? आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी से फैसल सिद्दीकी,
दूसरे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितिन भाई, और तीसरे हमारे कांग्रेस से तुफैल अहमद हैं। मैं तीनों मेहमानों को स्वागत करता हूं। तीनों बड़े युवा हैं, ऊर्जावान हैं और अच्छी तरीके से जो है अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। ये सबसे पहले मैं नितिन भाई आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी चुनाव जो है जोर जबरदस्ती से भी जीते जाते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। एक समय था जब लोग पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेते थे, जब लोग जा करके मतदाताओं को भगा देते थे, लेकिन अब तो वो जमाने चले गए। अब तो बैलेट पेपर लूटने की घटनाएं खत्म हो गई हैं। ऐसी स्थिति में जब अर्धसैनिक बल लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, जोर जबरदस्ती कहाँ से हो रही है? और क्या जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता जा सकता? क्योंकि जब तक आम आदमियों को विश्वास में न लिया जाए, आम आदमी जिताती है, जोर जबरदस्ती नहीं जिताती। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से वर्मा जी, आपका सवाल जो है, अभी आपने जो बात कही कि एक जमाना था जब बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और जोर जबरदस्ती होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज मशीन का दौर है, आज मशीन में बटन दबाई जाती है। बैलेट पेपर और मशीन में बहुत फर्क नहीं आया है। लोग वहां जाते थे और बैलेट पे मोहर लगाते थे। बैलेट पे कभी ऐसी प्रक्रिया होती थी कि डिब्बे में पानी डाल दो और बैलेट फाड़ दो, वो प्रक्रिया तो नहीं होती है। लेकिन बाकी प्रक्रिया में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आम जनता, चुनाव कराने वाले अधिकारी और पुलिस, ये लोग तो सरकार के लोग होते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम करता है तो वो चुनाव आयोग के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के लोग भी अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे और चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से उसकी पारदर्शिता दिखाई पड़ने की बजाय पक्षपात दिखाई पड़ने लगे तो निश्चित रूप से उंगली उठाना लाजमी हो जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण, पिछले रामपुर का चुनाव का उदाहरण है कि जहां 2000 का बूथ होता था और उस बूथ में मात्र 125 वोट पड़े, पूरे समुदाय को पुलिस प्रशासन के लोग खड़े होकर के रोक दें कि आप लोग वोट डालने ही नहीं जाओगे। तो इससे निश्चित रूप से जाहिर होता है कि चुनाव आयोग और उसके कर्मचारी कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं। और यही बात इस गोला गोकर्ण के चुनाव में भी, जो हमारे वहां के इच्छुक लगे हैं, पार्टी के नेता लगे हैं और वहां पर स्टार प्रचारक लगे हैं, उन लोगों ने भी रिपोर्ट दी कि वहां भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तो प्रशासनिक शक्ति बढ़ती जा रही है। और जो चिन्हित लोग हैं, एक तो दो तरीके के मतदाता होते हैं। एक मतदाता आम मतदाता होता है, उसके ऊपर किसी का ठप्पा नहीं होता है, वो घर से चुपचाप जाता है, किसको वोट दे आता है पता नहीं चलता, वो अपनी भावना व्यक्त करता है। लेकिन एक समर्थक होता है जो चिल्लाते हुए जाता है, पार्टी का प्रचार भी करता है और अपना समर्थन व्यक्त करता है कि मैं अमुक पार्टी के साथ हूं। तो वहां पर यह देखने को मिल रहा है कि जो लोग भी सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं और वो खुलकर के अपने मत का इजहार कर रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम सरकार की नीतियों का, चूंकि महंगाई अपनी चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। और अभी मैं डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी, अभी लगातार अयोध्या के अंदर जो दीप जलाने का एक घोटाला हुआ है, जहां एक दिए की कीमत 300 रुपए आई है। अब निश्चित रूप से आप समझिए कि एक दिया जिसकी कीमत कितने रुपए होनी चाहिए आम जनता जानती है, और 300 रुपए पर दिए की जो कीमत आई है, ये घोटाला नहीं तो क्या है? ऐसा जब भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त हो तो निश्चित रूप से मतदाताओं का मन सरकार के खिलाफ खिन्न होता है और वो समाजवादी पार्टियों को नीतियों पर विचार करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहता है। तब वहां पर जो कर्मचारी लगे हैं वो ऐसे लोगों के साथ सख्ती कर रहे हैं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, मतदान न करने जाने की धमकी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगता है, मेरा ये कहना है। तो फिर क्या जो भी नितिन बात कह रहे हैं उसमें क्या आपको कुछ दम लगता है? जबकि खुला माहौल है, सभी लोग आते जाते हैं, आपके भी एजेंट बैठते हैं, उनके भी एजेंट बैठते हैं। हाँ, ये जो घटनाएं जो मैंने बैलेट पेपर के बूथ कैप्चरिंग हुई, ये बहुत सुदूर गाँव में कभी हुआ करती थी।
लेकिन अब तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, सब पूरा पारदर्शी होता है, पर्यवेक्षक होते हैं, सब कुछ होते हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं? जी बिल्कुल, जैसे नितेन भाई ने कहा, जी। मैं उनकी बात का समर्थन भी करता हूं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर साहब बूथों पर रहते हैं और वहां पर रवैया देखते हैं प्रशासन का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। ठीक। और उसके बाद आप देखिए, जैसे हम चुनाव आयोग की निर्णय पे आते हैं। चुनाव आयोग ने, अखिलेश जी एक मुख्य विपक्षी दल हैं, अगर उनकी ये शंका है कि इस तरह से नाम घटाए गए हैं यादव और मुस्लिम समाज से, तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे उनको नोटिस पकड़ा दी कि आप सबूत दीजिए। हाल तो वही हो गया कि अगर हम 302 का मुकदमा या 307 का मुकदमा लिखवाने जाएं और पुलिस हमसे कहे कि आप सबूत ढूंढ के लाइए, ये तो काम चुनाव आयोग का है। नहीं तो भाई आप बताएंगे तो है, तब तो वो देखिए, करेंगे। अभी हम लोग जो फील्ड में आप बैठ के कह दें कि साहब 20,000 हमारे काट दिए गए, कैसे काटे, कौन से काटेगा, किस क्षेत्र के काटेंगे? जैसे कि अभी एक उदाहरण दिया नितेश, चलिए मान लेते हैं कि रामपुर में 2000 की पोलिंग बूथ थी, वहां पे 100 है, 10 वोट पड़ गए। ये तो एक उदाहरण मिल सकता है, लेकिन आप ये कैसे कह देते हैं कि सबूत दो जा करके और ये भी करो सबूत। लेकिन जब FIR होती है उसमें तथ्य दिए जाते, उन्हीं आधार पर सबूत एकत्र किए। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज, पिछले चुनाव में आप जाइए नगर निगम के, मैं विधानसभा से पहले चुनाव जाना चाहता हूं, हम लोग की ड्यूटी मुस्लिम बहुल इलाकों में थी और आधे से कम वोट पड़ रहे थे मुस्लिम इलाकों में, और क्योंकि वोट मिल ही नहीं रहे थे। आज भी स्थिति यही है कि BLO जो बिल्कुल अनट्रेंड BLO हैं, उनको क्षेत्रों में भेज दिया गया है। मैंने तमाम अपने वार्डों में पार्टी की ओर से उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी, वो अनभिज्ञता है उनके। बाबा एक एक नाम 2-2, 3-3 लिस्टों में है। जब आप बताइए, जब ये स्थिति BLO के साथ में है, आज कितने क्षेत्रों में BLO गए, ये आपको ही मालूम होगा, निर्वाचन आयोग को ही मालूम होगा। तो अगर निर्वाचन आयोग के ऊपर ये आरोप लगा है तो उनको निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए थी, उसका सर्वे कराना चाहिए था। लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है, कहीं ना कहीं उस पर सत्यता भी है। आज जो भाजपा चुनाव जीत रही है, कहीं ना कहीं पीछे प्रशासन तंत्र और चुनाव आयोग की जो निष्क्रियता है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक संदेह के घेरे में भी है। तो चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका को निष्पक्ष लाना चाहिए और उस जो आरोप है उस पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। एक बात फैजल, आपने सुना, 3 बातें कही गई। एक तो बात ये कही गई कि आप ऐसे जीत रहे हैं कि प्रशासन आपके साथ, पुलिस आपके साथ, और सीधा एक आरोप ये कि चुनाव आयोग भी आपके साथ, माने कहीं निष्पक्षता से कोई काम नहीं हो रहा है और इससे लोकतंत्र को भी झटका हो रहा है, और आप जोर जबरदस्ती से चुनाव जीत रहे हैं। और कुछ मुस्लिम एरियाज का भी तो फिर ने वर्णन किया, जहाँ पर क्या कहेंगे आप इस बारे में? बचपन में एक कहावत सुनी थी और तमाम बचपने की पढ़ी हुई चीजें जी आजीवन कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हैं। जी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो जब नाच नहीं आता है किसी नर्तक को, तो वो कहता है कि आंगन टेढ़ा है, इसलिए नृत्य का आनंद नहीं आ पा रहा। यदि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करते तो हमें ये किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, आप ये जो यादव समाज और मुस्लिम समाज को बार बार इंगित करते हुए समाजवादी पार्टी दिखा रही, इसका अर्थ आप जान रहे हैं? मैं इसका अर्थ आपको बताना चाह रहा हूं। पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के हुए विधानसभा चुनाव से लगातार समाजवादी पार्टी को उसका मूल वोट बैंक यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी से जाता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी राजनीति करना जानती है और करती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग समाज के और प्रत्येक धर्म के लोगों से, वो जो लोग जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का एहसास करते हैं, उन सबका स्वागत करती है। आप क्यों बार बार MY सीरीज को और मजबूत करने का प्रयास करते हो? बहन मायावती क्यों दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात करते हैं? आप क्यों नहीं देश के आम नागरिकों की चिंता करते हो? यदि भाई आजम खान साहब, अभी मैं श्रृंखलाबद्ध सभी बातों का जवाब देना चाहता हूं, यदि आजम खान साहब भले मन से एक महिला के मतलब आंतरिक कपड़ों का जिक्र कर सकते हैं और उसके बाद यदि उनको जेल होती है या उनके खिलाफ मुकदमा होता है, तो कहा जाता है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। संगीत सोम के बारे में क्या राय है आपकी? संगीत सोम के बारे में आपकी क्या राय है? आप जो हेट स्पीच करते हैं उनके बारे में क्या राय है?
नहीं क्या है? आप बताइए, आपने आजम खान को ले लिया, आप क्या बोल रहे हैं? क्या महिलाओं के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। एक मिनट, क्या है? आपने रामपुर का जिक्र किया, आपने रामपुर का जिक्र किया, रामपुर के जिक्र में आपने बताया कि 200 के 2000 के बूथ में 100 वोट पड़े। इसका जिम्मेदार आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि इस प्रदेश के मुस्लिम समाज के ऊपर एक डर और एक भय का माहौल बनाने का प्रयास इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया और ये एहसास कराया कि आजम खान के नाम पे मुस्लिम समाज के साथ ऐसा हो रहा है। आपने अपने बेटे की उम्र क्यों छुपाई? ठीक है, आपको क्या बस हो गया मुद्दे पर हाँ, तो संक्षेप में करिए। मैं बहुत संक्षेप क्योंकि मैंने दोनों को सुना था, इसलिए कुछ प्रश्न थे जो मेरे मन में थे, मुझे उनका सबका उत्तर देना। और जब आप आते हैं कि यादव समाज, आपने कहा कौवा कान ले गया, क्या सरकार आपके कौवा कान ले गए वाले मुहावरे पे काम करेगी? कि आपने जब इल्जाम लगाया, अगर आप एक गंभीर राजनीतिक दल के एक गंभीर नेता होते तो आपको प्रमाणों के साथ किसी के ऊपर इल्जाम लगाना होगा। कौवा कान ले गया के हिसाब से अब यह देश चलने वाला नहीं है। मुझे याद है ना, मुझे 2007 और 2002 के वो कालखंड भी याद है कि भाई साहब मैं सन 2008 में एटा में बैठक के लिए गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वहां पे मतलब रात में एटा से मैनपुरी आने के लिए बस से मेरे व्यक्तियों ने कहा कि 5 बजे आप चले जाइए, वरना यहाँ अंधेरे के बाद स्थितियां बड़ी विकट हो गया। जितेंद्र, 2 सवालों का जवाब दीजिए। एक सवाल तो ये कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, MY सीरीज और वो आपका MY घटता जा रहा है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के, वो तो घट रहा है और उसको घटने पर आप वास्तविकता न स्वीकार करके वो कौवा कान ले गया वाली कहावत आप चर्चा करें। ये जो है दोनों पॉइंट्स के जरा आप जवाब को दीजिए। निश्चित रूप से वर्मा जी दोनों बातों पर जिक्र करेंगे। ठीक है, हमारे साथी ने एक कहावत कही है, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ बैठे हैं, सत्ता के प्रतिनिधि हैं, तो इनको ये बात कहनी भी चाहिए। इनके लिए यही जवाब सूट करता था। मैं कहना चाहता हूं, जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है, इसके बाकायदा सबूत हैं और अभी चुनाव आयोग ने चूंकि नोटिस देकर के सबूत मांगे हैं और हमारे हर बूथ पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है कि पूर्व की वोटर लिस्ट जिसपे हम सब के नाम हैं और चुनाव के बाद की ये वोटर लिस्ट जिस पर यह चुनाव हुआ है, यहां तक कि मैं आपको प्रमाण दूंगा कि जो फाइनल प्रकाशन हुआ था वो और इसके बाद में जो पोलिंग सेंटर पर वोटर लिस्ट आई है, दोनों में अंतर था। और उसका एक उदाहरण मैं स्वयं बैठा हूं कि मेरा गोपालपुर नरवल पोलिंग बूथ पिठूर विधानसभा का 346, जिस पर मैं स्वयं, मेरा आईडी कार्ड भी मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ, मैं दिखा सकता हूं, मैं और मेरी पत्नी का, जो जिस दिन फाइनल प्रकाशन हुआ उस दिन तक वोटर लिस्ट में नाम था, वोटर आईडी कार्ड था, और जिस दिन मैं पोलिंग सेंटर पर वोट डालने गया उस दिन हमारा और मेरी पत्नी का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं था। और ऐसे करीब 80 वोट थे जो हमारे लोगों ने, 40 वोट ऐसे थे, करीब 45 जो दिए गए थे नए आवेदन कि ये नाम बढ़ा दिए जाएं, बीएलओ की रिसीविंग होने के बावजूद भी वो नए मतदाताओं के नाम नहीं बढ़ाए गए। और करीब 35 से 37 वोट ऐसे थे जो पूर्व वोटर लिस्ट से ये कह के काट दिया गया कि आप लोग अब गांव में नहीं रहते हैं, जबकि पूरे प्रदेश में, देश में एक जगह वोटर लिस्ट होना चाहिए। लोग बहुत जगह रहते, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन उनका स्थायी पता वही होता है। और यह घटना मैं खुद प्रमाणित हूं और यह मेरा नाम मतदाता सूची के प्रकाशन वाली सूची में है। और इसके बाद जब पोलिंग सेंटर पर वो वोटर लिस्ट आई है तो उससे क्या हुआ, इस तरीके की सीडी में जो चुनाव आयोग के जिला कार्यालयों में सीडी तक में गड़बड़ियां की गई हैं, इसका मैं प्रमाण हूं। हम लोगों ने बाकायदा दोनों वोटर लिस्टें कलेक्ट की हैं और दोनों वोटर लिस्टें हर बूथों में तैयार की जा रही है, जिलेवार तैयार की जा रही है और चुनाव आयोग के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा। एक बात, अब बात आता हूं कि जो इन्होंने कहा MY सीरीज, हमेशा समाजवादी पार्टी, और मैं हमेशा अपनी बात पे भी कहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक विचार है और समाजवादी विचारधारा एक विचारधारा है जो डॉक्टर लोहिया और गांधी की विचारधारा, अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली विचारधारा है। इस पर कभी किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय की बात नहीं की गई। अगर ऐसा किया गया होता तो आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर इतना बड़ा लखनऊ में पार्क न बनाया गया होता। आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो यादव बिरादरी के नहीं थे, वो तो वैश्य समाज के थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर लोहिया पार्क न बनाया गया होता। पार्टी के अंदर एक तरफ से हमारे यहाँ
माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष ना बना गए होते। नहीं, सवाल ये कह रहे जो हैं, बात कर रहा हूं, बिल्कुल जी। मैं जवाब तो इस पर आना चाहिए जी। कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने की, तो फिर जो भी गरीब फिर है, आप चुनाव आयोग क्यों कहते हैं मजदूर है, कि नहीं, तो आप चुनाव से फिर क्यों कहते हैं कि मुसलमानों और यादवों के वोट काटे गए? मैं फिर आप कह रहा क्यों हूं कहते ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये वोट बैंक जो है ये निश्चित रूप से समर्पित वोटर है, खुला अच्छा। वोटर है। और जो ओपन, मैंने अभी अपनी पूर्व की बात में कहा कि दो तरीके के मतदाता होते हैं, एक समर्थक होते हैं मौन रूप से जो अपने विचार व्यक्त करते हैं वोट के ठीक माध्यम बात। से, एक ओपन मतदाता होता है जो लड़ता है पोलिंग बूथों पर जाकर वैचारिक तो रूप से क्या लड़ता घट रहा है? तो ये निश्चित रूप से नहीं, हमारा ये घट रहा है, ये जो एमआई सीरीज जो है घट रही है, जिसके बिल्कुल नहीं कारण- घट रहा है, नहीं हैं? घट रहा है, बल्कि और समाज के दूसरे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, अम्बेडकरवादी सोच के हैं, लोहियावादी सोच के लोग हैं, वो चलिए। और एकजुट हो रहे हैं। और एकजुटता के साथ निश्चित एक बात आती है कि सत्ता एक अन्य पैसे पहले भी वो सत्ताएं होती थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास करती थी, संविधान पर विश्वास करती थी और राजनीतिक मान मर्यादाओं का ध्यान रखती थी। ठीक बात है। ये मौजूदा सरकार जो है इसने लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं का पूरी तरीके से उल्लंघन किया, उसके ताक पर रख दिया है। न वो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये निश्चित रूप से चाहे जितना हमारे भाई गला फाड़ फाड़ के बोले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चलिए आप बहुत समर्पित कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं उस दिन स्वागत करूंगा कि आप कानपुर की किसी एक विधानसभा से आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे। इस बार मेयर का चुनाव आ रहा है, आपको मेयर का चुनाव दे दे, हम अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे आपके समर्थन में, समाजवादी पार्टी हट जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गया एक बार। हाँ, फाइनल किस अधिकार से मुझे यह अवसर दे रहे हैं कि यदि मुझे टिकट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ये कहने का अधिकार आप किस आधार पर पार्टी के आप नहीं, किस आधार पर आपका ये सुनो कार्यकर्ता जहां काम कर रहा है वो अपनी निष्ठा के साथ काम कर रहा है, जातिगत आधार पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी विभाजन मत कीजिए, क्योंकि आपने जनता जनार्दन में तो जात और धर्म के आधार पर विभाजन किया। आज जो वैचारिक रूप से व्यक्ति जुड़ के संगठन के साथ किसी कार्य कर रहा है तो आप उसको जात और धर्म का आपको कितनी विधानसभाओं के अभी तक वो वर्मा जी गाल बनाने से कुछ होता नहीं। फाइनल एक मिनट आप फैजल भाई की बात का जवाब दे दूं क्या? हाँ, एक संक्षेप में दीजिए। फैजल भाई बहुत तेजी से उत्साहित हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतने पुराने कार्यकर्ता अपने को बता रहे हैं 2008 में मीटिंग लेने जाते थे तो इनको सब जगह बड़ा आतंक दिखाई पड़ता था। मैं कह रहा हूं आप इतने समर्पित कार्यकर्ता हो और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो सबको लेके चलना। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से आप बात करें। तो आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपकी निष्ठा पर विश्वास करके अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मेयर का टिकट दे दे तो मैं इस अधिकार से, चूंकि मैं पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं और कानपुर नगर में और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, मैं उनकी तरफ से ये वादा करके जा रहा हूं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी मेयर का टिकट दे देगी तो समाजवादी पार्टी उस सम्मान में उस बात पर विश्वास रखते हुए कि चूंकि राष्ट्रवाद पर असली, चूंकि पाखंडवाद को मैं नहीं मानता हूं, फर्जी राष्ट्रवाद को नहीं मानता हूं। डॉक्टर लोहिया से बड़ा कौन राष्ट्रवादी रहा जिसने आजादी के आंदोलन की लड़ाई में किसलियों पे लिखाएंगे नाखून में जनता पार्टी में राष्ट्रवादी है। हाँ, तो फिर अब बोलिए, अब आप क्या कह रहे थे? देखिए अभी दोनों भाई लोग बोल रहे थे एमवाई जो फैक्टर है। जी। देखिए विधानसभा चुनाव में तो ये फैक्टर चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक, कहीं ना कहीं सपा जो है सफलता प्राप्त कर लेती है इस फैक्टर पे। लेकिन जब ये बड़े चुनाव होते हैं जैसे कि निकाय चुनाव है, मेयर का चुनाव है, इसमें यह फैक्टर नहीं चलता है। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, अमूमन में देखिए कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होता है और अब की बार भी यही होगा, परिदृश्य यही आएगा। सबसे बड़ी चीज है आपने कहा चुनाव आयोग के ऊपर, अभी हमें फैसल भाई थे ये कह रहे थे बार बार कि बड़ा निष्पक्ष तरीके से आजमगढ़ रामपुर जितने चुनाव आप ले लीजिए और राज्यों में चुनाव ले लिए, बार बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि विषय बड़ा गंभीर है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा है।
क्योंकि चुनाव एक डॉक्टर साहब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, 5 साल इंतजार करती है कि हम अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनेंगे, इस प्रतिनिधि को हटाएंगे या इस दल को हटाएंगे। लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर जाता है और वो 5 साल के बाद अपना वोट नहीं पाता है, जिसका मैं खुद एक गवाह बैठा हूं। मैंने अभी अपने बीएलओ से अपने परिवार का वोट पता किया, डॉक्टर साहब वो बीएलओ मेरे ही परिवार का वोट मेरे वार्ड में नहीं निकाल पा रहा। ठीक बात, तो आप ये बताइए, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, जब वो बीएलओ जो है 2-2 बीएलओ मेरे ही वोट नहीं निकाल पा रहे हैं और उसके बाद बीएलओ आया ही नहीं। चलिए मैं बात आपकी तो मान गया। निश्चित तौर पर बिल्कुल मान चुनाव गया। आयोग को अच्छा। इस पर गंभीरता से विचार करना है, क्योंकि भाजपा ने चलिए। जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है और उन पर कब्जा कर दिया है और संघ के लोगों को काबिज कर दिया है ऐसे पदों पर। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ फैजल भाई कह रहे थे कि EMI सीरीज घट रही है। फैजल भाई ये जरा हमको कारण बताइए कि जो यम की सीरीज घट रही है तो जा कहाँ रही है, किसके पास जा रही है यम की सीरीज, और जिसके कारण अखिलेश जी परेशान है, और हम क्यों जा रही है? क्या ऐसे तमाम मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं जिनमें सपा के नेता विरोध करने लगते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि अभी जितने भी मुद्दे आए, मैं लेटेस्ट मदरसा की बात करूं, मदरसा के सर्वे को लेकर के और अनेक सपा के नेताओं ने विरोध किया। अभी सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के विरोध, यानी ये सब मुद्दे हो रहे हैं। और अब ये भी हो रहा है कि मदरसा को एड नहीं चाहिए, ये भी मुद्दा हो गया। क्या ये कुछ कारण हैं जिनके कारण मुसलमान जो है दूर होता जा रहा है, और दूर हो भी रहा है तो जा कहाँ रहा है? पहली बात तो ये कि पिछला लोकसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव लगातार हमें ये दर्शाता रहा कि यादव समाज के और मुस्लिम समाज के बीच हमारी पैठ बढ़ रही है। मदरसों का देखिए, अभी आपने जैसे एक बात कही कि मदरसों के जब हम सर्वे कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है हम बिना एड के चला लेंगे। आप बिना एड के चला लेंगे, लेकिन चलाना तो आपको भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में होगा। यदि आप भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्थान चलाएंगे तो सरकार की जानकारी के बगैर आप चलाएंगे। आप क्या कर रहे हैं ये सरकार की जानकारी में नहीं डालेंगे। आपके संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ये आप उसकी जानकारी में नहीं डालेंगे। आपके क्रियाकलाप क्या है ये आप सरकार की जानकारी में नहीं डालेंगे। आप हर चीज को नकारात्मक क्यों लेके जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर मदरसों का सर्वे किया जाए, अगर मदरसों की वास्तविक संख्या की जानकारी जब प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को होगी तो प्रदेश और केंद्र सरकार को योजनाओं के आवंटन में, योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंचाने में आसानी होगी। ये क्यों नहीं समझते? और हम, क्योंकि हम मुस्लिम समाज एक भावुक समाज, जिस समाज को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने लगातार गुमराह करके रखा है, उनके मन में यही ख्याल आता है कि अगर ये मुसलमानों के साथ किया तो इससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ा एक लाइन में बताए, ये फिर मुसलमान जा कहाँ रहा है? आपने कहा बढ़ रहा, लेकिन मगर अगर आपके पास 7% वोट चला गया, ये मुसलमान जिसको ये सन 2014 से पहले बताया गया था कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आपके हकूक पे खतरा होगा, ये मुसलमान इतने सालों बाद दूसरी केंद्र की सरकार और दूसरी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है उसमें रह के मुसलमान को इस चीज का एहसास हो रहा है कि हमारे हकूक कहाँ सुरक्षित हैं। आज बड़ी निगाह से आप CAC NRC की देश है बाद में, पहले देश है बाद में, देश की बात में बात हो गया। हमको जरा एक सवाल, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हो गई आपकी बात, मैं अभी फिर आप मुझे ऐसे मतलब आपकी बात देखिए, दो बातें आपने दो बातों में कहा। आपने कहा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुस्लिम सीरीज घट रही, आपने कारण बता दिया। आपने ये भी बता दिया कि मदरसों में हमको ये कर, दो ही क्वेश्चन पूछे, दो आपने जवाब दे दिए। हम आपसे भी तीसरा पूछेंगे, आपके जवाब दे दीजिएगा, और कोई चीज रहे आप उसमें भी अवसर दे देंगे। नितिन भाई हमको जरा ये समझा दीजिए कि ये मुस्लिम वोट क्या जो बसपा ने अभी नया प्लान कर दिया है
इमरान मसूद का और पश्चिम में, और पूर्वांचल में इमरान मलिक का कर दिया है, तो वो उधर जा रहा। और आजम खां के चूंकि अब विधायकी भी चली गई है, उसका भी झटका लग रहा है। तो एमआई जैसा कि बार बार कह रहे हैं, तो क्या यम का जो वोट है वो खिसक रहा। और दूसरा जो आपके बर्क हैं, एसटी हसन हैं, ये जो लगातार बयान दे देते हैं कि वो अभी तो उन्होंने हिजाब के बारे में तो बहुत कुछ कह दिया कि आवारागर्द हो जाएंगी लड़कियां, मैंने जो इस तरीके के बयान आ जाते, क्या ये आपका आधार कमजोर कर रहा है? नहीं वर्मा जी, देखिए दो बातें अभी इन्होंने कही। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं फैजल भाई के सवाल की मूव करना चाहता हूँ। इन्होंने जिस तरीके से कहा, आप ही के सवाल का वो जवाब भी था कि ये जो इनका दावा है कि ये घट रहा है, और आपका प्रश्न था कि जा कहाँ रहा है। तो इन्होंने बताया 2014 के पहले ये माहौल क्रिएट किया गया कि आपके हकूकों पर हमला हो जाएगा और आपके साथ इस तरीके की चीजों, ये कहा किसने था? ये कहने वाले तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि ये जब समाजवादियों की सरकार होती है या गैर कांग्रेस की सरकार होती है, तो ये लोग मुस्लिमों को बहुत बढ़ावा देते हैं और हिंदुओं के हकों पर बड़ा डाका डाल लेते हैं और मुस्लिम राज आ जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम इनका इलाज कर देंगे। और 80-20 की बात कौन करता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी। ये कहिए ना कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भारतीयों का सम्मान करते हैं। इस देश में दो ही विचारधारा हो सकती, एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो भारत का सम्मान कर सकती है, एक दूसरा अराजकतावादी। अच्छा एक मिनट, तो नितिन भाई एक मिनट, तो क्या आपका जो यम वोट है वो खिसक नहीं रहा? नंबर एक, देखिए पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कहे ना कि हम सब समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती क्यों है? बसपा यही तो हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से। बसपा तो आपको घेर रही है, बसपा तो घेर रही है। नहीं देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है तो हर राजनीतिक दल को अपने प्रयास तो करना ही चाहिए। अब बसपा क्या करेगी जो पिछले लोकसभा चुनाव में 0 पर थी? समाजवादी पार्टी के संपर्क में आने के बाद समाजवादियों की कृपा से 10 सांसद। आपके जो मुस्लिम नेताओं के जो बयान आते हैं उसका भी असर आपको दिख रहा है क्या? इन पर कुछ नहीं लगना चाहिए? किसी भी नेता का बयान और पार्टी प्रवक्ता के बयान दोनों अलग अलग। ठीक है, पार्टी प्रवक्ता का जो बयान होता है वो पार्टी की लाइन से होता है और कोई भी व्यक्ति पार्टी का विधायक हो सकता है, लेकिन वो अपना निजी, अब किसी मजहब का है वो और अपना मजहबी बयान दे दे, उससे हम बहुत ज्यादा अपने को ताल्लुक करने की बात नहीं। मदरसे के बारे में क्या कहेंगे? जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि मदरसे में हमको एड नहीं चाहिए, और जैसा कि अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक और राष्ट्रीय धारा से जुड़ना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या? देखिए दो बातें हैं। एक ठीक है, फैजल भाई कह रहे थे मदरसे ठीक है, सरकार ने सर्वे कराया, ठीक उसकी संख्या गिनने के आधार पर कराया, उसको आवंटन करने, बजट आवंटन करने की दृष्टि से कराया, बहुत अच्छी बात है। आपने सर्वे करा लिया, संख्या आ गई, आप उनके सौंदर्यीकरण और उनके उच्चीकरण की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनमें कौशल विकास और जो आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सारे मदरसों में भी हो भी रहा है। ये तो ठीक है, ये यहाँ प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मदरसे दीनी तालीम के लिए तो नहीं हो सकते, ठीक बात, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ उनको हर बच्चा मदरसे पढ़ के मौलाना तो नहीं बनेगा, उसको समाज की दुनियादारी में भी जीना है, तो उसको आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि एड, ये किसी व्यक्ति का अपना निजी बयान हो सकता है कि एड नहीं चाहिए। कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ विद्यालय चलाए, धर्मशाला चलाए, अस्पताल चलाए, तो निश्चित रूप से पहले तो वो समाज से एफर्ट करता है, उसके समाज के लोग, उसके अपने लोग, वो अगर मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कोई कमी रह जा रही और सरकार के पास धन है और सरकार उन संस्थाओं की मदद करके उसको और अच्छी क्वालिटी में ले जाना चाहते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये बात तो जो मदरसे चला रहे हैं या जो संस्था चला रहे हैं उनसे कहनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे नहीं चाहिए तो वो मत ले, लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सरकार उनके बीच के बात है, वो तय करेगी। तो अब आपका मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि जैसे मदरसों को लेकर के हो रहा, नंबर एक। नंबर दो, क्या आप मानते हैं कि सपा से मुस्लिम वोट खिसक रहा है? और अगर आप मानते हैं तो जा कहाँ रहा है?
देखिए, बिल्कुल एक गंभीर प्रश्न आपका है। हाँ। देखिए, मुस्लिम समुदाय ने अब की विधानसभा 2022 के चुनाव में देखा और पूरा प्रयोग किया और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी 100 उपस्थित से ऊपर जा ही नहीं पाई। देखिए, अब जो सिनेरियो बदल रहा है मुस्लिम समाज का, जिसके अखिलेश यादव जी को भी समझ में आ रहा है, जहां तक रही बात बसपा की, तो बसपा की सुप्रीमो ने जिस तरह से मुस्लिम विरोधी बयान और जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए और जिस तरह बीजेपी के साथ और संघ परिवार के साथ बैठ के गलबंदियां करी, वो पूरा मुस्लिम समाज देख रहा था। दूसरी चीज, 2022 में आप आइए परिपेक्ष में, मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को हमको वोट न देके सपा को वोट दिया, पूरा वोट दिया, लेकिन उसने देखा कि समाजवादी पार्टी इसके आगे जा नहीं पा रही है, अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में इसके आगे ले नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है, अब ये वोट बैंक कांग्रेस की ओर देख रहा है। एक लोकसभा आने वाली लोकसभा में और निश्चित तौर पे आने वाले निकाय चुनाव में जो अखिलेश जी के जो घबराहट है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रही है। दूसरे, ये मैं फैसल भाई हमारे कह रहे थे कि भाजपा ने जो सब सर्वसमाज की पार्टी है, क्या मुझे ये बताएंगे फैसल भाई, बिल्किस बानो के हत्या और बलात्कारियों को ससम्मान जेल से छोड़ा गया, उनका सम्मान किया गया, क्या आप उसके जिम्मेदार हैं? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे आप? चलिए, आपने सुनिए डॉक्टर साहब, दूसरी चीज, अभी कन्नौज में एक बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई, उसको पूरा सर लहलुहान कर गया। आज ये रेजिडेंसी अस्पताल में है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रियंका गांधी जी और शहनवाज आलम की निर्देशन में कहने पर हम लोग वहां पर गए। क्या भाजपा के लोग गए? क्या समाजवादी पार्टी के लोग गए? मुस्लिम समुदाय की जितनी गंभीर समस्याएं हैं, मदरसा बोर्ड का गठन जब कांग्रेस के समय में किया गया, उसके बाद कांग्रेस का लक्ष्य था कि जो हमारे बच्चे हैं, मुस्लिम समुदाय बच्चे हैं, वो आधुनिक शिक्षा से जुड़े। ये सर्वे और उससे सर्वे के पीछे राजनीतिक परिपेक्ष छुपा हुआ। चलिए, देखिए, पैसा देना नहीं है, पैसा देना नहीं है, सिर्फ अपनी तुष्टीकरण, जो बहुसंख्यक समाज की तुष्टीकरण कर रही भाजपा, उनको खुश करने के लिए मुस्लिम समुदाय के समस्या जो मदरसे को परेशान करने का काम। दूसरी डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से आपको अगर सर्वे कराना है तो आरएसएस के सरस्वती स्कूलों में क्यों नहीं होता है? चलिए, क्यों वो जहर का घोल रहे हैं उस स्कूलों में बैठ के? उनका भी सर्वे होना चाहिए। वहाँ संस्कार डाले जा रहे हैं आपको। नहीं, संस्कार मदरसे कौन आतंकवाद फैला रहे हैं, वहां भी संस्कार पैदा किए जा रहे हैं। मदरसों के बच्चे आईटी, नीट, आईपीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, देखिए सामने आ रहा है। हो गया। फैजल भाई, 2-3 सवाल है। एक तो नितिन भाई ने कहा कि भाजपा के साथ तो जा ही नहीं सकते, और नंबर 1 है कि आप ही ने 2014 के चुनाव पहले एक बात बताई थी कि डर पैदा कर दिए, लेकिन आप ही के बयान ही आते रहे कि अब तुष्टीकरण नहीं होगा, अब शमशान नहीं होगा, और अगर शमशान होगा तो कब्रिस्तान होगा, और फिर बिजली तब जाएगी तो बिजली तब भी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मैंने इस तरह के बयान तो कह रहे हैं, बंटवारा तो आपने किया और आपके साथ कभी ये जा नहीं सकते हैं। दूसरा, इन लोगों का ये भी तर्क है कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं, जैसे कि अभी तुफैल भाई ने कहा, तो भैया और संस्थाओं के भी करा दो। तो इन्होंने अपना उदाहरण दे दिया कि भाई जो आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं उनका। अब इस पे जरा थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, कोई चीज रिपीट न करिएगा। मुख्य जो कुफैल भाई की बात थी, इसी पर जाते हैं, क्योंकि आपने सरस्वती विद्यालयों के ऊपर उंगली उठाई है। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, अगर आप सर्वे सरस्वती विद्यालयों को कराना चाहते हैं तो वो सब विद्यालय पंजीकृत हैं प्रदेश और केंद्र सरकार में, जहां पर उनको पंजीकृत होना चाहिए। ये मदरसे पंजीकृत नहीं, इनके बीच के अंतर को आप समझिए। आप अगर ऐसे बात करेंगे डिबेट्स में, तो मुस्लिम समाज की ज्यादातर आप समझ लीजिए, आप गलत तरीके से बात कि वो आप मानता दे रहे हैं कि वो सब सही है, मदरसा सब गलत है। आप इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, हम आपको मौका देंगे। पंजीकृत है क्योंकि वो संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। एक बात ठीक, मदरसे जो पंजीकृत हैं उनको इसमें कोई नुकसान हो रहा है क्या? ठीक, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के मुसलमानों के लिए करी है। वो क्यों? क्योंकि इस देश का मुसलमान, आप जो बता रहे थे अभी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ इस देश और प्रदेश का मुसलमान देख रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि 70 सालों तक आजादी के बाद से लगातार जो मुस्लिम समाज लगातार कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा, और जाते जाते कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के माध्यम से आपको आईना दिखा दिया, जिस आईने में हमारी तस्वीर कितनी बदसूरत दिख रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया गया। ये हमारे अंदर काबिलियत थी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाए। आपने उस कमेटी को बंद कर दिया, आपने सबसे बड़ा काम किया, उस कमेटी को बंद किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ सच्चर कमेटी
और लाया करो। ये समाज आज कहाँ खड़ा है? ये डिबेट सच्चा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया। एक मिनट ये डिबेट नहीं होती। आप जब बोलते हो तो मैं नहीं बोलता हूं। आप गलत विचार कर रहे हैं। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया। आपको मैं सच बोलता हूं तो बिल्कुल सच ही बोल रहे हो आप। स्कूलों में सच ही बोल रहे हो आप। सच्चा कमेटी में सच ही बोल रहे हो। सरकार ने बच्ची सरकार जाते वक्त जब उनको लगा मुस्लिमों को हो रहे जुल्म के बारे में नहीं बोल पा रहे हो, किसानों के बारे में नहीं बोल पा रहे हो, जब आप बोल नहीं पाते हो, अपने समुदाय के बारे में नहीं बोल पाते हो, तो आप क्या पता रखोगे? बात करो ना। समुदाय से भ्रमित करो ना। मैं भ्रमित थोड़ी कर सकता हूं। मैं देश एक दावा किया नितेंद्र ने किसी मोहल्ले की राजनीति किसी की चिंता करूं, की चिंता मैं अपने समुदाय की भी चिंता करता हूं। एक मिनट फैजल भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो नितेंद्र दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जा ही नहीं सकता, भाई इसका जवाब दे। अच्छा ये आप बताइए, जब कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम विकास के, हम अपने काम के, हम अपने गुणों के आधार पे वोट मांगेंगे, आप ही दोनों ने ना आप ही दोनों यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के मन में इतना जहर घोल रखा कि आपके कहने का अर्थ मुझे यह समझ में आया कि इस देश और प्रदेश में मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहा है। और इस राजनीतिक मानसिकता जो आप इस देश के एक इतने अमूल समाज को लेके जा रहे हैं। मामला कौन लाता है? आपका मुख्यमंत्री लाते हैं 80-20 का मामला। 80-20 का मामला कौन लाता है? आपके मुख्यमंत्री लाते हैं। आपके मुख्यमंत्री लाते हैं 80-20 का मामला। तुष्टीकरण और धर्मांतर आपके मुख्यमंत्री लाते हैं। हराने के लिए क्यों इतनी बड़ी फैजल एक मिनट नितेंद्र, जो भी आपको कहना है 10 सेकंड में कह दीजिए हमको जरा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतनी तेजी से हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जोर दे रहे हैं कि जैसे लगता है कि झूठ बात सच हो जाएगी। मैं बार बार पूछता चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपना जब भाषण शुरू करता है तो हिंदुत्व, भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा कभी इनके नेता भाषण करते हैं क्या? जैसे अगर अपने बात मानते कि जैसे अगर हम अपना संबोधन हो गया फैजल, एक सवाल का जवाब हो। अच्छा एक मिनट फैजल, एक सवाल का जवाब दे। अभी जैसा मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटीज मोर्चे पर काफी काम कर रही है और आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहा गया कि नहीं, अब की जो अभी नए अध्यक्ष आए, नहीं हम निकाय चुनाव में भी जाएंगे और माइनॉरिटीज़ क्षेत्रों में भी हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और आप लोगों से कहा गया कि आप लोगों से मिलिए, बताइए योजनाओं को। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो 2 सवाल के जवाब दे दीजिए। एक तो 1 मिनट के लिए। हाँ, इन्होंने जो ये बात कही है इसमें भी बंटवारा कर दिया। चलिए पसमानदा मुस्लिम समाज को हो गया मतलब समाज को तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए पसमानदा सही। तो मैं फैजल भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या निकाय चुनाव में जो माइनॉरिटी से बेकनगंज है, बाबूपुरवा है, चमनगंज है, तलाक, क्या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे चुनाव लड़ेंगे? नंबर 1। और नंबर 2, जो आप लोगों को ये दायित्व सौंपा गया है कि अपने में मिलाओ, तो उस दिशा में आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? ईमानदारी से बताइए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का हमारे मोर्चे को ये निर्देशन है कि हम समस्त सीटों पे अपने प्रतिनिधि खड़े करके उनको चुन रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ये है कि यदि वे सभासद बनता है हमारा प्रत्याशी, बहुत अच्छी बात है, और यदि वह सभासद बनने में चूक जाता है तो उस परिक्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पाए, इसके लिए वार्ड में हमारा एक लीडर डेवलप हो जाएगा। हम अपनी मोर्चे के माध्यम से कानपुर उत्तर दक्षिण संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह प्रयास कर रहे हैं और कानपुर के समस्त सीटों पर मैं प्रत्याशी उतारूंगा, हमारे मोर्चे के प्रत्याशी। तो माने आप इस बार मुस्लिम प्रत्याशी नगर निगम के वार्डों के चुनाव में दिखाई पड़ेंगे? निश्चित दिखाई पड़ेंगे। चलिए पहली बात, चलिए आपने अच्छा क्लियर किया। नंबर 2, जब आप जा रहे हैं उनको जोड़ने के लिए,
तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? रिस्पॉन्स जब आज समझ में आया उस मुस्लिम समाज को जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत मिली, उसको सर ढकने की जगह मिली, उसको आयुष्मान योजना के नाम पे 5 लाख रुपए का इलाज सरकारी या प्राइवेट किसी अस्पताल में फ्री कराने की सुविधा प्राप्त हुई, उसको गैस का सिलेंडर फ्री में प्राप्त हुआ, उसको बिजली का मीटर फ्री में प्राप्त हुआ, उसको अनेकानेक जन सुविधाएं, मैंने आपको लग रहा है कि मुआवजा मिला। तो इन तमाम सुविधाओं को मिलने के बाद अभी आप देखिए ना, आप हंसे जरूर लेकिन आप इसी शुरुआत को हमारी देखिए कि हम 8% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में लेके आए। हंस के आप कौम का अगर नेतृत्व करेंगे तो आप कौम का चिंतन नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, नहीं कर पाएंगे और यही स्थिति आज उत्तर प्रदेश मुस्लिम समाज की हालत है। एक बात तो आपने साफ कह दिया कि नगर निगम के चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतरेंगे, इसमें अच्छी बात कही है। जो लोगों को बार बार कहा जाता है कि नहीं टिकट देते हैं, तो अब क्या आप दे रहे हैं। नितिन भाई, अब जब भारतीय जनता पार्टी के भी मुस्लिम प्रत्याशी उतरेंगे, पर आप तो खैर उतारेंगे ही, तब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको फिर। नहीं वर्मा जी, हाँ, इन्होंने देखो बहुत प्यार से आपने इनकी बात को पूरा ठीक से सुना नहीं। अच्छा, जरा सुना दीजिए। वहां पर हाँ, जहां हम नहीं जीत पाते हैं, हाँ, हाँ, वहां हम लड़ा देंगे, हाँ, वो लड़के शहीद हो जाएगा और हमारा एक कार्यकर्ता वहां तैयार हो जाएगा। ना दो तो उसको सम्मान नहीं मिल रहा। अभी देखिए बहुत प्यार से बात कि जहां नहीं जीत पाते हैं वहां हम लड़ा देंगे, हमारा कार्यकर्ता हमारी योजना से लेकर निश्चित रूप से ऐसे कर भी सकते हैं। मुझे 30 सेकंड चाहिए। एक शब्द बोलना ये वार्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे नगर निगम की मेयर की बात कर रहा हूं। अब जब हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम अल्पसंख्यक समाज के पिछले पसमानदा समाज को वोट करेंगे, तो आपका दल जो कि पिछड़ों और वंचितों की बात करने वाले दल के नाम से अपनी पहचान बनाना चाहता है, उस दल के लोग जब पसमानदा यानी कि पिछले मुस्लिम समाज को उसका हक मिलने का अवसर आ रहा है, उसकी परेशानियों को दूर होने का अवसर आ रहा है, तो आपको पसमानदा एक राग लग रहा है। चलिए, आप हिंदू समाज पिछड़ों की बात, पसमानदा वही पिछड़ा है जो पिछड़ा वर्ग है। अच्छा, ये बताइए तो फिर आप भी कह रहे हैं कि जो है सपा से मुसलमानों ने देख लिया, नगर निगम चुनाव में फैजल ने बड़ी अच्छी बात आज कह दी, पर कैंडिडेट उतरने जा रहे हैं, चैलेंज होगा नितिन के लिए, आपके लिए क्या होगा? देखिए, आप जैसे कल थे वैसे रहेंगे, कहीं कोई चैलेंज नहीं होगा। हाँ, जब ये कोई प्रत्याशी उतारेंगे तो वो प्रत्याशी को ये भी ABCD सिखा के भेजेंगे। वो जनता पूछेगी कि जो अभी दंगों में मुस्लिम जो बेगुनाह युवक पकड़े गए हैं, उन पे आपकी पार्टी की क्या राय है? ठीक। CNRC में जो बेगुनाह गए उन पे आपकी पार्टी की क्या राय है? ठीक बात। दूसरे मुस्लिम मुद्दों पर आपकी मुस्लिम जो बिल्डोजर चलाए गए मुस्लिम परिवारों पर, उन पे आपकी क्या राय है? दूसरी चीज, ये बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि ये योजना और ये योजना कितनों को लाभ मिल गया है, ये खुद ही जानते हैं फैसल भाई। अच्छा, बस सबसे बड़ी चीज, कोई ये 1-2 प्रत्याशी अगर रबर स्टैंप के रूप में खड़ा भी कर देंगे, तो जैसे अभी नितिन भाई ने कहा शहीद करने के लिए, वो खड़ा भी नहीं करेंगे। अभी देखिएगा जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद ये पसमानदा समाज भूल जाएंगे। चलिए, हो गया। बस आखिरी सवाल एक लाइन का हम पूछेंगे, बस केवल आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। फैजल भाई, एक बात जरा हमको बताइए कि आप लोग जा रहे हैं फील्ड में, आप अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, लेकिन जब आपसे लोग क्या CA की बात करते हैं, क्या NRC की बात आपसे करते हैं, तब आप क्या करते हैं? हम उनको उस बात का जवाब देते हैं ना। हम CA जब हमारे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने आज तक CA को पढ़ना जाना ही नहीं कि CA क्या है। अच्छा। CA एक सिंपल सी एक बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को, क्योंकि इन तीनों ही देशों में इस्लामिक सरकारें हैं, हमारी सरकार सेक्युलर है, हमारा
ये मैं दायित्व मान बनता गया, है मैं मान कि हम गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को वहाँ पे चुनाव होते हैं, हर देश में चुनाव होते हैं। ये एक सिंपल सी बात है कि हमने चलिए। वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, इसमें क्या बुरा किया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और ये भी अब तय हो रहा है, बल्कि तय हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो अपने ऊपर ये आरोप लगाती है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते, अब कह रहे हैं हम देंगे और ये भी कह रहे हैं कि जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको हम अभी से समाज में लेकर के जा रहे हैं, उनको स्पष्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सोचनी होगी, क्या वास्तव में जोर जबरदस्ती से चुनाव होंगे और क्या जोर जबरदस्ती होती है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।